तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद पैर बायोलॉजी एकेडमी। सो यस स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स की तरह प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे अगेन। और प्लांट फिजियो के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आपका प्लांट के हॉर्मोन्स। यस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अगर प्लांट हार्मोन में बताऊं तो ऑक्सीन हमारा हो गया था, साइटोकाइनिन हमारा हो चुका है, जिबरलिन एसिड हमारा लगभग हो चुका है, जिसका एक पार्ट हमें देखना है कि उसका सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये दोनों हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर। यस, नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें, जिबरलिन एसिड का मैंने आपको बताया था, हमने उसमें पढ़ा है अबाउट डिफरेंट द बायोसिंथेसिस पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे, डायलर रिप्रेसर के बारे में जाना। तो आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमें जानना है अबाउट द जिबरलिन एसिड, वो भी इसका रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में भी बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स सीड जर्मिनेशन। देखो होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर आपका हमने क्या बनाया, ये है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या है आपका एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ अटैच रहता है एंडोस्पर्म, जो उसको न्यूट्रिशन देगा। तो ये है आपका एंडोस्पर्म। क्लियर? इसके अंदर जो ये वाली लेयर मैंने बनाई है, एल्यूरोन लेयर, इस लेयर का नाम क्या है, एल्यूरोन लेयर। अब होता क्या है, एम्ब्रियो की तरफ से कौन प्रोड्यूस हो रहा है, याद रखना है भाई, यहीं पे बन रहा है जिबरलिन एसिड, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होके ये यहाँ से ट्रेवल करके एंडोस्पर्म में आया। यहां नहीं रुकेगा, यहां से ये जाएगा इसकी एल्यूरोन लेयर पे। एल्यूरोन लेयर है तो बेटा यहाँ पर इसके एल्यूरोन लेयर के सेल्स भी तो होंगे, इन सेल के अंदर ट्रेवल कर जाएगा, सेल्स के अंदर चला जाएगा, अंदर कुछ सिग्नलिंग होगी, और सिग्नलिंग की वजह से वहां से प्रोड्यूस होके कौन आएगा, रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होके वहां से कौन आ रहा है, अल्फा अमाइलेज। देखो एम्ब्रियो ने बनाया जिबरलिन एसिड, ट्रेवल किया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की एल्यूरोन लेयर, वहां की सेल्स में कुछ सिग्नलिंग हुई और बन के आ गया अल्फा अमाइलेज। और अल्फा अमाइलेज क्या करता है स्टूडेंट, ये एक्शन लेता है। ये किस पे एक्शन लेता है जल्दी से बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या तोड़ता है, स्टार्च को। ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च जो यहाँ पर एंडोस्पर्म में बहुत ज्यादा फिल्ड है, उसको ये ब्रेक करेगा, उसको ये ब्रेक करेगा। अब जो स्टार्च टूटा है उसमें से क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज यूनिट बनेगी, ग्लूकोज वगैरह बनना स्टार्ट होगा। उस ग्लूकोज को एम्ब्रियो यूज करेगा, एम्ब्रियो यूज करेगा, और एम्ब्रियो से फर्दर आगे आपको सीड का जर्मिनेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए, नए नए सेल्स को क्या चाहिए कि भाई हमें खाना मिल जाए, और नया सेल है उसे नहीं पता फोटोसिंथेसिस करे, खाना कहां से लाए, तो इस टाइप से एंडोस्पर्म उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन ये बात याद रखना, सिग्नल गया कहां से है, उसे खाना मिलना चाहिए खुद एम्ब्रियो से। खुद जिबरलिन एसिड गया है, बोल रहा है कि भाई हेल्प करो ताकि मैं आगे ग्रोथ कर सकूं। अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है कि इन सेल्स में हुआ क्या है। हमने ये जाना यहां से गया कुछ, यहां हुआ, लेकिन यहां क्या हुआ हमें नहीं पता। हमें अब वो पढ़ना है, ठीक है, हमें वो पढ़ना है। तो यहां पर आपके पास ये सेल है, ठीक है, ये है आपका एक सेल, एल्यूरोन लेयर का सेल, एल्यूरोन लेयर, ठीक है, इसका सेल है, ये पॉइंट याद रखना। और इस सेल के अंदर और क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज योर न्यूक्लियस,
सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतने पॉइंट्स क्लियर। अब हमारा जो यहाँ पर हमने न्यूक्लियस बनाया भाई, हमारा यहाँ पर क्या होता है? डीएनए, मतलब डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए बोले तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल जीन्स वगैरह जो प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में ही क्या इसका रिसेप्टर प्रेजेंट था? यस, ये रहा, विच इज योर GID1। और यहीं पे आके कौन बाइंड करा था इससे? जिबरलिन एसिड। और याद करो, जैसे ही अपने रिसेप्टर से एक GID मतलब जिबरलिन एसिड बाइंड किया तो ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। रिसेप्टर कैसा हो जाता है? एक्टिव। और एक्टिव होने के बाद इसके पास जो एक्टिविटी है यूबिक्यूटिनाइलेशन की, किसकी? यूबिक्यूटिनाइलेशन की। तो ये क्या कर सकता है? यूबिक्यूटिनाइलेशन कर सकता है। लेकिन किसके ऊपर भाई? जल्दी से बताइए। डेला के ऊपर। यस। और डेला का क्या हो सकता है भाई? डिग्रेडेशन। तो ये हो गया डिग्रेड। और उसके बाद वैसे ही, क्योंकि हमारे पास डीएनए तो यहीं पर है ना, डीएनए पे ही जाकर कौन बाइंड कर रहा था इसका? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जिसकी वजह से हमने क्या कहा था? क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स। पढ़ चुके हैं। लेकिन याद करो, मैंने क्या कहा था? जिबरलिन एसिड है तो रिस्पॉन्स मतलब क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स मतलब जो जिबरलिन एसिड काम करवा सकता है, अब वो काम होगा। तो जिबरलिन एसिड क्या क्या काम करवा सकता है? जैसे अभी हमने बोला स्टेम इलोंगेशन, या फिर हमने बोला सीड का जर्मिनेशन। तो अगर इस केस की बात कर रहे हैं तो अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही बाइंड होगा तो रिस्पॉन्स के नाम पे क्या यहाँ पर काम स्टार्ट होगा बेटा? आपका सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स के लिए जीन में से सबसे पहले यहां पर कौन सा जीन एक्टिवेट होगा? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, डीएनए से बाइंड किया है, एंड डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए में जो अभी वो स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसी को तो जीन कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ है? उसे हम कहते हैं गैम वाई बी जी। सबसे पहले कौन सा जीन एक्टिवेट हुआ है स्टूडेंट? गैम वाई बी जी। पहले जैसे ही एक्टिवेट होगा, आप देखो जीन है, जीन से क्या बनता है? उसका mRNA। तो इस गैम वाई बी से क्या बना? इसका प्रोटीन बना, mRNA बना, प्रोटीन बना, और ये अब यहाँ पे बाहर आ गया, प्रोटीन इसका बाहर आ गया। अच्छा देखो, ये जो इस गैम वाई बी का प्रोटीन है, अच्छा जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज है, हेलिकेज है, टोपोआइसोमेरेज है, या कोई भी आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, हम एंजाइम्स बोलते हैं उनको। बट एंजाइम्स आर व्हाट? वो एग्जैक्टली आपके होते क्या है? वो प्रोटीन्स ही तो होते हैं। तो अगर आपने इनको कहा ये प्रोटीन आ रहा है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो भी तो क्या है? प्रोटीन्स है। अगर वो प्रोटीन है, दैट मीन्स जो हमारा ये गैम वाई बी है स्टूडेंट, ये एक्ट करता है एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। लेकिन मैम इसका तो खुद का ट्रांसक्रिप्शन हो चुका, अब ये किसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है? ये हमने क्या कहा? ये तो पहला जीन एक्टिवेट हुआ है ना, अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है फॉर अल्फा अमाइलेज का जीन। अल्फा अमाइलेज का जो जीन है उसके लिए सेकंड नंबर पे मतलब किसका जीन एक्टिवेट हो रहा है? अल्फा अमाइलेज का। पहले गैम वाई बी का हुआ, दूसरे नंबर पे किसका हो रहा है? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज। होपफुली वाला पॉइंट क्लियर है भाई? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज। अब ये अल्फा अमाइलेज भी अपना क्या बनाएगा बेटा? स्ट्रक्चर, और ये यहां पर आ जाएगा अल्फा अमाइलेज। लेकिन अल्फा अमाइलेज का mRNA बाहर आ जाता है, दैट मीन्स अल्फा अमाइलेज का प्रोटीन यहां तो नहीं बन रहा, यहां तो नहीं बन रहा। अच्छा, प्रोटीन बनते किससे हैं? आप पहले ये सोचो भाई, प्रोटीन हमारे बनते हैं राइबोसोम से। किससे बनते हैं? राइबोसोम से। राइबोसोम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, वो किसको यूज करते हैं? वो ऐसे यूज करते हैं mRNA को और बना देते हैं क्या? प्रोटीन्स। सही बात है। लेकिन राइबोसोम्स क्या आपने दो अलग अलग तरीके के सुने हैं?
एक वो जो यहाँ साइटोसोल में प्रेजेंट हो तभी तो ये प्रोटीन बना है, यहाँ प्रेजेंट होंगे, फ्रीली जो रह रहे होंगे। और कुछ आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे सुने होंगे, तभी हम उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, तो भी हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो अब जो आपका यहाँ पर ये एमआरएनए बन के आया है, ये एमआरएनए ट्रेवल करेगा इन राइबोसोम्स के पास, और इसकी वजह से ये वैसे मतलब इनका जो प्रोटीन बनेगा स्टूडेंट्स वो अंदर बनता है। तो ये क्या बना है, ये बना है अल्फा अमाइलेज का प्रोटीन। दोबारा से सुनो, हमने क्या कहा, जिबर्लिन एसिड, यहां से देखते हैं दोबारा से, है ना, जिबर्लिन एसिड ट्रेवल करके गया एल्यूरोन लेयर की सेल्स के अंदर, अंदर जाके क्या प्रोसेस हुआ वो हम यहां देख रहे हैं। तो सेल के अंदर आया, ये बाइंड कर गया अपने रिसेप्टर के साथ सेल के न्यूक्लियस के अंदर, बाइंड करके डेला का हो गया यूबिक्विटिनाइलेशन, वो हो गया है डिग्रेड, बचा हुआ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो चुका है फ्री एंड एक्टिव, वो अपने डीएनए पे बाइंड करके रिस्पॉन्स देना चाहता है। तो पहला वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, कुछ जीन्स को एक्टिवेशन का काम कर रहा है। पहला जो जीन वो एक्टिवेट कर रहा है उसका नाम है गैम वाईबी। हम ये फर्स्ट सेकंड क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ चुका है और आ भी सकता है। सो गैम वाईबी जीन पहले एक्टिवेट होता है, जो आपका अपना प्रोटीन बनाता है कौन से एरिया में बच्चों, साइटोसोल वाले एरिया में, ये आप लिख भी सकते हैं, ये साइटोसोल में कर रहा है ऐसा प्रोसेस, और एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ही तरह, किसके लिए, नेक्स्ट वाले जीन के लिए, जो अब अगला जीन आएगा ना उसके लिए। और वो जीन कौन है, अल्फा अमाइलेज का जीन, और जीन बोल रहे हैं बेटा, डीएनए मतलब डीएनए प्रेजेंट का न्यूक्लियस, तो उसके लिए इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को दोबारा से ट्रेवल करके कहा जाना पड़ा होगा, न्यूक्लियस के अंदर। अल्फा अमाइलेज का सबसे पहले प्रोटीन नहीं बनता, पहले एमआरएनए, फिर प्रोटीन, तो पहले क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए बनते ही क्या हो जाता है, साइटोसोल में ट्रेवल। लेकिन अब हमारे पास दो चॉइस है प्रोटीन बनाने की, या तो मैं वो राइबोसोम्स यूज करूं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं साइटोसोल में, या मैं वो यूज करूं जो आपके प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ईआर, तभी हम उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अगर वो वहां जाके आपका एमआरएनए बाइंड किया तो ये बन गए अल्फा अमाइलेज का प्रोटीन, मतलब अल्फा अमाइलेज एंजाइम बन गया। प्रोटीन वर्ड जब भी आता है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो एंजाइम ही है, तो वो आपका फॉर्म हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। अच्छा, अगर आपने कभी सुना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा सेल बायो का कॉन्सेप्ट है, जब आप सुनते हैं कि जो ईआर है और ईआर के बाद आते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज, उसके बाद चीजें बाहर ट्रेवल होती हैं, और जब भी इनके थ्रू चीजें ट्रेवल होती हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में होती है ना, वो क्या बनाती हैं, ऐसे वेसिकल्स बनाती हैं, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एंजाइम या प्रोटीन, तो ये क्या है, वेसिकल्स है, तभी तो इनको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सेल बायो का कॉन्सेप्ट है जो आप वहां पढ़ोगे, और जिसने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। सो ये वेसिकल्स की फॉर्म में, यहां से वेसिकल निकला, फिर ऐसे ही वेसिकल यहां जाएगा, और आपका जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर अल्फा अमाइलेज, वो बाहर आ जाएगा। तो जो हमने यहाँ देखा कि सेल में प्रोसेस हुआ, अल्फा अमाइलेज बाहर आ गया, वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस में हुआ होगा। अब ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें से जो अभी तक का हमने यहाँ पे देखा था प्रोसेस, ठीक है, आधा प्रोसेस जो हमने यहाँ पे देखा था वो आपका कैसा होता है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट, उसमें कैल्शियम की जरूरत थी ही नहीं। लेकिन ये जो बाद का वेसिकल वगैरह वाला जो पूरा स्टेप है, ये कैसा प्रोसेस है, ये है कैल्शियम डिपेंडेंट, ये है कैल्शियम डिपेंडेंट। क्लियर, तो हमारे पास आधा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, और आधा ऐसा है जो कैल्शियम डिपेंडेंट है। एक बार इसे गो थ्रू करो, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो होपफुली क्लियर। देखो इसलिए जैसे हमने बोला फर्स्ट जीन, तो जो आपका सबसे पहले जीन एक्टिवेट होता है उसे हम कहते हैं अर्ली रिस्पॉन्स जीन, अर्ली रिस्पॉन्स जीन। और जो बाद में एक्टिवेट होता है उसे हम कहते हैं लेट रिस्पॉन्स जीन। तो जो पहले हुआ वो है अर्ली और जो बाद में हुआ वो है लेट। और इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। तो इसमें नाम हो जाएगा गैम वाई बी जीन, और लेट वाले के लिए हम लिख सकते हैं अल्फा अमाइलेज जीन। चलिए अब हमने ऊपर भी क्या देखा, दो टाइप के पाथवे, या तो कैल्शियम डिपेंडेंट या कैल्शियम इंडिपेंडेंट। सो हमारे पास एक और जो हमने हार्मोन कभी सुना है एब्सिसिक एसिड, होपफुली सबने सुना है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये इनहिबिट करता है कैल्शियम डिपेंडेंट वाले पाथवे। मतलब अल्फा अमाइलेज बाहर बनकर आ ही नहीं रहा। अगर अल्फा अमाइलेज नहीं आएगा तो हमारा एम्ब्रियो ग्रो कैसे करेगा, सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा एब्सिसिक एसिड क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ये इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है सीड का जर्मिनेशन। ठीक है, ये इनहिबिट कर देता है सीड का जर्मिनेशन। क्लियर है भाई। चलो तो ये अब हमारा लास्ट पार्ट था किसके लिए, जिबर्लिन एसिड के लिए। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज योर इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। देखो इथाइलिन जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका एक गैसियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, गैसियस हार्मोन है। गैसियस फॉर्म में हो सकता है, इथाइलिन गैस जिसे आप कहते हैं वो है ये, जिसका फॉर्मूला CH2 सिंपल। ठीक है, ये है एक इथाइलिन। नेक्स्ट अगर मैं एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं अमीनो इथॉक्सी विनहाइल ग्लाइसिन, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है इथाइलिन को। इथाइलिन को क्या करता है, ये इनहिबिट कर सकता है। तो ये थोड़ा इनहिबिटर का नाम है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। ठीक है, ये इसको इनहिबिट कर सकता है। नेक्स्ट वैसे ही एक आपने सुना होगा पोटेशियम मैग्नेट KMnO4, ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, ये एंट्रैप करता है, रोक के रखता है, एंट्रैप करता है किसको, इथाइलिन को। तो ये एंट्रैप करता है इथाइलिन को। ठीक है, नेक्स्ट ये किस में हेल्प करता है भाई, इथाइलिन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ, हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की राइपनिंग में ये हेल्प करता है। और क्योंकि याद करो मैंने बोला था कि जो इथाइलिन है वो पॉजिटिव तो काम करवा भी सकता है और नेगेटिव भी कराता है। तो ये तो पॉजिटिव था कि इसने राइटनिंग करा दी, अच्छा काम करा दे, लेकिन एक नेगेटिव चीज ये है, ये प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है बेटा आपके एब्सेशन को, दैट इज लीफ फॉलिंग, फ्रूट फॉलिंग। तो ये सब ये करवाता। ठीक है, तो इसलिए ये इसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत फेमस है, अगर हम इथाइलिन का नाम लेते हैं, जैसे अगर आप याद करो ऑक्सीन, ऑक्सीन के लिए एक वर्ड जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज वो सेल इलोंगेशन कराता है और साथ ही साथ डिवीजन, और तीसरा इंपॉर्टेंट एपिकल डोमिनेंस। बात हमने करी थी साइटोकाइनिन, तो मैंने बताया था सेल डिवीजन और सेनेसिस वाला पॉइंट उसके लिए हमेशा याद रखना है। वैसे ही हम जिबर्लिन एसिड में आए तो मैंने कहा था सीड जर्मिनेशन, स्टेम इलोंगेशन वाले पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए आपको जो याद रखना है वो है उसका, यस जो आप सही सोच रहे हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स। 3 रिस्पॉन्स ये जनरेट जो करता है। जैसे जिसके अंदर पहली चीज क्या है, देखो जिबर्लिन कहता है मैं स्टेम को इलोंगेट कराता हूं, मैं उसको लंबा करवाता हूं। ये कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा, ये मतलब जिबर्लिन एसिड का ऑपोजिट काम कर रहा है। ये स्टेम की हाइट को रोकेगा, स्टेम की हाइट रुकेगी तो आपकी जो चौड़ाई है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सो ट्रिपल रिस्पॉन्स में ये क्या कर रहा है बेटा, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है किसका, ऑफ द स्टेम इलोंगेशन का। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन को ये रोक रहा है। नेक्स्ट, और ये इंक्रीज कर रहा है
हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, या फिर जिसे आप कह सकते हैं लेटरल ग्रोथ, ठीक है, ये बढ़वाने में हेल्प कर रहा है, स्वेलिंग करवा रहा है। थर्ड का काम जो इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज द एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्या नाम याद रखना है बच्चों? एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल हुक का मतलब है, जैसे अगर मैं आपको नेक्स्ट उसमें स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा याद रखो कि ये कुछ ऐसे हुक जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। दिस इज योर एपेक्स वाला पार्ट, टिप वाला पार्ट आपका हुक जैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये है इसके 3 इंपॉर्टेंट ट्रिपल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, ये है इसके 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी की बात करूं, कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है, क्या कब हुई थी? 19th सेंचुरी के टाइम पे हुई थी, 19th सेंचुरी। तो आप क्या क्या हो रहा था बेटा? कोल गैस यूज हो रही थी फॉर फॉर इल्यूमिनेशन, फॉर इल्यूमिनेशन इन द स्ट्रीट लाइट्स, इन द स्ट्रीट लाइट्स। कोल गैस का यूज किया जाता था भाई, कोल गैस का। और कोल गैस का जो नेचर है वो इथाइलिन ही है, मतलब कोल गैस मतलब एक इथाइलिन, और गैसियस फॉर्म अभी भी बताया था। सो जो स्ट्रीट लाइट्स आसपास लगी होती थी उनमें उस चीज का यूज किया जाता था, गैस उसके अंदर प्रेजेंट होती थी। लेकिन अभी अभी हमने देखा इथाइलिन तो क्या करवा रहा है भाई? एब्सेशन करवा रहा है। तो क्या देखने को मिला इसकी वजह से? क्या देखने को मिला? जो प्लांट्स थे, प्लांट्स जो थे नियर नियर द स्ट्रीट लाइट शो एक्सट्रीम एब्सेशन, वो बहुत ज्यादा एब्सेशन दिखाने लगे। एक बार 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 मतलब नए प्लांट्स लगा रहे हैं तब भी यही चीज देखने को मिल रही है। दैट मीन्स उन्होंने दिमाग में लगाया कि हमारी इन लाइट्स में हो सकता है ऐसा कुछ है, क्योंकि ये प्लांट्स बाकी जगह तो ठीक है, इन लाइट्स के पास ही कुछ ऐसा शो कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें ये चीज सोची कि लाइट्स में कुछ तो है, और पता चला उनके अंदर कुछ कोल गैस है। और कोल गैस जो है उसी को इन्होंने फिर बाद में कहा कि ये कुछ ऐसा है विच इज नियरली सिमिलर टू इथाइलिन, वही है आपका इथाइलिन, ठीक है। और ये इथाइलिन क्या है भाई? मेजर कंपोनेंट है कोल गैस का, मेजर कंपोनेंट है कोल गैस का। उसके अंदर मेजरली फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो है आपका खुद इथाइलिन। सो ये इन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइलिन जो होता है बेटा आपके प्लांट के अंदर लगभग हर टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो इथाइलिन इथाइलिन is produced in almost every tissue of plant, ठीक है, हर एक में होता है। लेकिन कहां पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कहां पे उसका प्रोडक्शन कम होगा, ये चेंज हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन में वेरी, क्लियर भाई? सो ये हमने क्या बोला, इथाइलिन हर सेल में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट एपिक्स पे होगा, सिर्फ सीड में होगा, रूट टिप पे होगा, नहीं, ये हर जगह प्रोड्यूस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, ये क्या होता है बच्चों आपका? ये सिंपलेस्ट होता है, इट इज द सिंपलेस्ट एल्कीन, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन, इट इज द सिंपलेस्ट एल्कीन एंड लाइटर होता है, बहुत हल्का होता है एज कंपेयर टू योर एयर, हवा के मुकाबले काफी लाइट वेट होता है, ठीक है। इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। तो ये है इसके बाद, एक बार इसे गो थ्रू करो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो अब हम देख रहे हैं वो है इसका बायोसिंथेसिस। अब हम क्या कर रहे हैं, इथाइलिन का बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। देखो बेटा, इसका पहले तो बायोसिंथेसिस जब हम करते हैं हमें पता होना चाहिए इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है। अच्छा, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रिकर्सर मॉलिक्यूल सभी चीज के लिखवाए थे तो मैंने बताया था कि जो हमारा इथाइलिन है, यस, ये अमीनो एसिड ड्राइव्ड है, और अमीनो एसिड में भी इथाइलिन के लिए जो यहाँ रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर मिथ्योनिन। ठीक है, मिथ्योनिन। कहीं कहीं पे सिर्फ मिथ्योनिन लिखा मिल सकता है और कहीं कहीं पे आपका एस एडिनोसिल मिथ्योनिन लिखा मिल सकता है, दैट इज योर सैम। शूट हैबिकल मैस्टेम नहीं है, ये एस एडिनोसिल मिथ्योनिन है, तो कहीं पर ये भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, बायोसिंथेसिस हो रही है, अगेन लोकेशन क्या है, कहां पे हो रही है, साइट ऑफ बायोसिंथेसिस, कहां पर ये बन रहा है। सो मेरिस्टेमेटिक जो जोन्स होते हैं, या तो जो नोडल जोन्स होते हैं, नोड वाला एरिया होता है, एंड जो आपका मेरिस्टेमेटिक एरिया होता है, रीजन, वहां पर इसका क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, बायोसिंथेसिस। अच्छा, ये बायोसिंथेसिस हो रहा है तो लेकिन क्यों हो रहा है, क्या कंडीशन पड़ी है। कभी कभार कुछ स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है आपकी, डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन हो जाती है। अब देखो, स्ट्रेस फिजियो और हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए दे आर सम बायोटिक स्ट्रेस एंड दे आर सम ए बायोटिक स्ट्रेस। जब आप बायोटिक बायोटिक वर्ड को बोल रहे हैं तो मतलब कुछ बायोलॉजिकल चीज, कुछ लिविंग चीज की बात हो रही है, यही हुआ ना, बायोटिक मतलब कुछ लिविंग है। तो बायोटिक स्ट्रेस मतलब कोई वो स्ट्रेस जो किसी लिविंग चीज से प्लांट को मिल रहा है, और ए बायोटिक चीज मतलब कोई नॉन लिविंग चीज है जिसकी वजह से प्लांट को स्ट्रेस मिल रहा होगा। लिविंग चीज में जैसे हम बोल सकते हैं कोई इंसेक्ट हो सकता है ना, इंसेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट। और एबायोटिक में हम बोल सकते हैं क्या, वाटर का स्ट्रेस हो गया भाई, पानी ज्यादा, पानी बहुत कम हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर का स्ट्रेस हो सकता है भाई, टेम्परेचर ज्यादा कम, ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये है कुछ स्ट्रेस कंडीशन जिसके अंदर आपको जो हमारा इथाइलिन है वो प्रोड्यूस होता हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट, इथाइलिन में ही अगर मैं बात करूं बच्चों, हमने कहा ठीक है ये आपका गैशियस फॉर्म में है, लेकिन क्या ये गैशियस के अलावा किसी और फॉर्म में हो सकता है, मीन्स लिक्विड, क्योंकि उसके अलावा लिक्विड है, तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या नहीं, तो देखने को मिला यस, एक फॉर्म है जो लिक्विड में भी आपको मिल सकती है। सो गैशियस फॉर्म में तो हम इसको इथाइलिन ही कहते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो है इसका वो है आपका एथिफोन। ठीक है, वो कौन है आपका, एथिफोन। ये था कुछ यहाँ पर। चलो आगे बढ़े, अब हम इसका बायोसिंथेसिस पाथवे देखते हैं। बायोसिंथेसिस पाथवे अभी अभी बताया भाई, मिथ्योनिन से स्टार्ट है। ये है मिथ्योनिन, और इसके बाद ये आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एस एडिनोसिल, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। क्लियर, तो इसलिए बोला था सैम भी मिल सकता है और मिथ्योनिन भी मिल सकता है, तो दोनों में से कोई भी मिल सकता था। और इस स्टेप पे जो आपका एंजाइम यूज होता है उसे हम कहते हैं एडोमैट सिंथेज, एडोमैट सिंथेज। इसमें पानी पड़ेगी मैम, एडोमैट सिंथेज, और यहां पर जो आपका यूज होता है वो है एटीपी, एटीपी। ठीक है, एटीपी मतलब एनर्जी स्टेप पे यूज हो रही है। एस एडिनोसिल मिथ्योनिन से अब जो आपका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है
वो है आपका, मतलब अब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है ACC। क्या बनता है, ACC। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ACC सिंथेज। और ACC से लास्ट स्टेप पे बन जाता है कौन, हमारा इथाइलिन। बहुत सिंपल पाथवे है इथाइलिन। और जो यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है वो है आपका ACC ऑक्सीडेज। यस, ACC ऑक्सीडेज। तो ये आपका कुछ ओवरऑल पूरा इसका प्रोसेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिंथेज एंड दिस। जो ACC सिंथेज है स्टूडेंट्स, इसको स्टॉप किया जा सकता है कुछ आपके कंपोनेंट जैसे AOV के हिसाब से। AOV मतलब कंपोनेंट है, वो इसको क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक लिखनी है मुझे ACC की, एक मैं लिख रही हूँ यहाँ पर AOV की। ACC का मतलब है 1 अमीनो साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड AOV का फुल फॉर्म है अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ साथ एक AVG भी है, तो वो भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर AVG, जिसके फुल फॉर्म है अगेन अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन। क्लियर। तो ये यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है। यस, इसे एक बार नोट डाउन करिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ना बायोसिंथेसिस पाथवे। अब हम जो यहाँ पर समझने वाले हैं वो है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर सिग्नलिंग। सो सिग्नलिंग ऑफ इथाइलिन। चलो इसके बारे में थोड़े से पहले पॉइंट समझते हैं। जब हमें सिग्नलिंग यहाँ पर करवानी है, पहले तो इसका रिसेप्टर कौन है, कहाँ है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स। यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर आपको सब फैमिली 1 के रिसेप्टर्स भी मिल सकते हैं एंड सब फैमिली 2 के रिसेप्टर्स भी मिल सकते हैं। सब फैमिली 1 का जैसे एग्जांपल हम बोल रहे हैं ETR1 या फिर ERS1, ये कुछ आपके सब फैमिली 1 के होते हैं। सब फैमिली 1 के अंदर डिफरेंस ये है कि इनके पास सेरिन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी होती है, वही इनके पास हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी होती है। तो इनकी काइनेज एक्टिविटी डिफरेंट है। और इसके एग्जांपल्स में हम क्या लिख सकते हैं आपके, इनके पास एग्जांपल है जैसे ETR2, ERS2 या EIN4। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द रिसेप्टर्स। तो अगर कहीं पे ETR2, 3, 4, 5 ये भी कुछ लिखा है तो समझ जाना इनकी बात होगी। अच्छा, फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे कह रहे हैं ETR, दैट इज इथाइलिन रिसेप्टर। इथाइलिन रिसेप्टर, ठीक है। और अगला क्या है, ERS। ERS मतलब इथाइलिन रिस्पॉन्स
सेंसर, और एक है आपका EIN, इथाइलिन इन सेंसिटिव। तो ये इनके फुल फॉर्म्स है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स हमने जान लिए, कैसे क्या हो रहा है ये जान लिया। अगला पॉइंट, रिसेप्टर की साइट क्या है? साइट ऑफ रिसेप्टर, भाई रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? जैसे हमने ओक्सीन में देखा न्यूक्लियस के अंदर, जिबरलिन में देखा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन साइटोकाइनिन में हमने कहा देखा था कि वो तो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी और ER के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो इसकी साइट ऑफ रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स ER की मेम्ब्रेन पर है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग डोमेन कह लो, बाइंडिंग साइट कह लो, वो किधर की तरफ है? टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ, टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ ER के अंदर की तरफ है। ठीक है, अंदर की तरफ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है। साइटोकाइनिन दोनों पे था, ER पे भी, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी, लेकिन ये कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ER की मेम्ब्रेन पर हूं और कहीं प्रेजेंट नहीं हूं। क्लियर भाई? नेक्स्ट पार्ट, जब इसके ऊपर इथाइलिन को बाइंड करना है, उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, दैट इज योर आयंस ऑफ कॉपर। सो हम क्या बोल सकते हैं? इथाइलिन नीड्स copper ions to bind on its receptor। ठीक है, इन्हें कॉपर आयंस की जरूरत है, लेकिन अगेन कितनी जरूरत है? अगर कॉपर आयन नहीं हुए तो क्या ये इससे बाइंड नहीं करेगा? तो हम बोलेंगे नहीं करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इफ कॉपर आयंस आर एब्सेंट तो नो बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं होगी इथाइलिन की। अच्छा, ये कॉपर आयंस आते कहां से हैं? कॉपर आयंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? RAN1, एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं RAN1, वो इसकी कमी को पूरा कर रहा है। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, उनका क्या काम है, कहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, किस चीज की उसको जरूरत है, ये सारी चीज हमने यहाँ पर जान ली। आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब हम देखते हैं इसमें होता कैसे है रिस्पॉन्स। सो एक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, इफ इथाइलिन एब्सेंट, और एक कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, इफ इथाइलिन प्रेजेंट। ठीक है, अगर इथाइलिन है तो क्या है, और अगर एब्सेंट है तो क्या है। चलिए, तो ये है आपका ER, ये अंदर की तरफ उसका ल्यूमेन है, और डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने डबल मेम्ब्रेन से ही ये स्ट्रक्चर बनाया है। और यहाँ नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इसके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है इसका रिसेप्टर। तो ये है ETR, फॉर एग्जाम्पल हम ETR ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, ये है प्रेजेंट वाली कंडीशन। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है अभी बताती हूँ। होता क्या है बेटा,
जैसे ही आपको यहाँ पर क्या मिला, कॉपर आयन, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए, कॉपर आयन मिलना चाहिए। उसके साथ जाके कौन बाइंड कर जाएगा, इथाइलिन। ओके, इधर एब्सेंट है तो इधर नहीं करेगा, ठीक है। इधर दिखा देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, डन। अब उसकी वजह से क्या होगा, इनके ऊपर फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हमने क्या लिखा, इनके पास कैसी एक्टिविटी, सेरिन, थ्रियोनिन या फिर हिस्टेरिन काइनेज। काइनेज बढ़ाती मतलब फॉस्फेट ऐड होना। इनके पास क्या ऐड हो जाता है स्टूडेंट, फॉस्फेट। यही साइटोसोल में एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज योर CTR। CTR। और इसके काम के लिए साइड में यहां पर एक आप बोल सकते हैं को रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, ऐसे को रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, को रिसेप्टर, जिसे हम क्या किस नाम से जान रहे हैं, EIN2 के नाम से। 4 रिसेप्टर के लिए था, ये 2 है, ये भी सेम EIN2 हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये जो आपका CTR होता है, CTR ये क्या कर सकते, देखो फॉस्फोराइलेशन वगैरह हुआ, ये इस पे इसको भी क्या करेंगे, एक्टिव कर देंगे कि तुम एक्टिव हो जाओ। एक्टिव होके ये इसको क्या कर देगा, इनएक्टिव। इसको क्या कर देगा, इनएक्टिव। ध्यान से समझो दोबारा, हमने कहा अगर इथाइलिन नहीं है तो इसके जो यहाँ पर रिसेप्टर है वो इसका रिसेप्टर एक्टिव होता है। तो मैं यहां लिख देती हूं, इफ इथाइलिन, अगर इथाइलिन एब्सेंट है, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसीलिए क्योंकि आप अब तक जितनी भी सेल सिग्नलिंग पढ़ते आते हो, मेरे साथ आपने ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन की पढ़ी, या आप वैसे भी कभी पढ़ते हो, यही पढ़ते हो कि जब हमारा कोई रिसेप्टर के साथ लाइगेंड जुड़ता है, वो चीज, वो रिसेप्टर तब एक्टिव होता है, अपना काम करता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा सा इसका अलग है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। और इसी को कंफ्यूजन की तरह बार बार CSI एंड नेट आपसे क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा समझना। हमने क्या कहा कि जब यहाँ पर इथाइलिन नहीं है तो इसका जो रिसेप्टर है, इसका जो रिसेप्टर है वो कैसा हो चुका है, वो एक्टिव है। एक्टिव है तभी उस पर फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन होके इसने CTR को भी एक्टिव कर दिया, लेकिन इसने इनएक्टिव कर दिया EIN2 को। EIN2 को इनएक्टिव कैसे किया है, इसके ऊपर फॉस्फेट लगाकर। जब वो फॉस्फेट लगा है तो वो इनएक्टिव है। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक और यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज EIN3। ये EIN3 क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाता है प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन। क्लियर हो गई सबको बात। अब इधर समझोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। इधर देखो, जब इथाइलिन आ गया तभी तो हमने रिसेप्टर कैसा बनाया, ऐसा टूटा हुआ बनाया। सो इफ इथाइलिन प्रेजेंट, अगर इथाइलिन है तो उसका जो रिसेप्टर है बच्चों, वो इनएक्टिव हुआ है। ये देखो, रिसेप्टर काम नहीं कर सकता, दैट मीन्स इनके ऊपर नो फॉस्फोराइलेशन, नो फॉस्फोराइलेशन। और वहीं पे जो इसका जो CTR डोमेन, CTR1 था, वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब इनएक्टिव। अगर ये इनएक्टिव है तो ये जो EIN है ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव। क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगेन इसके ऊपर भी कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं है। जैसे ही ये एक्टिव होगा, क्या करवाया जाता है यहां से, ये एक्टिव होके बच्चा फर्दर एक्टिवेट करता है EIN5 को। किसको एक्टिवेट करता है, EIN5 को एक्टिवेट करता है। ये 2 था, ये 5 को इसने एक्टिव कर दिया, एक्टिव। और ये एक्टिव फॉर्म यहां से यहां न्यूक्लियस में ट्रेवल करके जाती है, ट्रेवल करके जाती है। अंदर की तरफ कौन आ गया भाई, EIN5। किसके सपोर्ट के लिए आया है, EIN3 के लिए। तो ये EIN3 के लिए आ गया है यहाँ पर, ठीक है, EIN3। और इसका क्या होता है भाई, अब नो डिग्रेडेशन, ताकि ये डिग्रेड ना हो। और जब डिग्रेड नहीं होगा तो क्या आएगा, इथाइलिन का जो भी रिस्पॉन्स है, जैसे ट्रिपल रिस्पॉन्स एंड ऑल, वो सब आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो होपफुली क्लियर हो गई बात, दोबारा से सुन लो। जब आप पहले की कितनी भी सिग्नलिंग पढ़ी, आपने ये समझा है कि जब साइटोकाइनिन है, फॉर एग्जाम्पल साइटोकाइनिन है, रिसेप्टर एक्टिव है, एक्टिव के बाद रिस्पॉन्स है, चीजें आई, मतलब हमारा जो लाइगेंड था वो आया रिसेप्टर से, देखो लाइगेंड है, रिसेप्टर से जुड़ गया, ये रिसेप्टर अब एक्टिव हो गया और इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आना था वो आ गया। इस केस में क्या है, जब इथाइलिन नहीं है ही नहीं, तो रिसेप्टर एक्टिव तो है, रिस्पॉन्स अभी भी नहीं आया, ये बात याद रखना, सिर्फ रिसेप्टर एक्टिव है, रिसेप्टर एक्टिव है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन जब आपका इथाइलिन प्रेजेंट है, रिसेप्टर काम नहीं कर सकता, वो इनएक्टिव हो चुका है। अगर वो इनएक्टिव है तो हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? यस, रिस्पॉन्स तो आ रहा है। इस चीज को उन्होंने बहुत बार पूछा हुआ है, एक बार इसे गो थ्रू करिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए एक लाइन आपकी बहुत बार यूज होती है कि जो हमारा अनबाउंड इथाइलिन रिसेप्टर होता है, इथाइलिन रिसेप्टर होता है, इज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ इथाइलिन सिग्नलिंग। ठीक है, जब हमारा रिसेप्टर के साथ कुछ बाइंड नहीं है, अनबाउंड वो नेगेटिव, क्यों? क्योंकि नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स यहां लिख लेना बेटा, नो रिस्पॉन्स, तो उसने क्योंकि नेगेटिवली काम कराना, उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो यस ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, इसे फटाफट से देख लीजिए एक बार। तो हमने इसकी सिग्नलिंग भी देख ली है, अब हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो है कुछ इसके रिस्पॉन्सेज। इथाइलिन तो अगर आप देख सकते हैं हमने जब करा था
तो जो सबसे ज्यादा जिसमें टाइम एक्सप्लेनेशन में लगा था वो आपके सिर्फ एक ही था, दैट इज योर ऑक्सीजन। ठीक है, वो अकेला इतना थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, बाकी सभी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, बस आपको पर ये याद रखना बेटा, सिग्नलिंग और इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते, कहीं को किसी को भी मतलब आप स्टेटमेंट्स में वो यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलो, फर्स्ट पार्ट हम क्या कह रहे हैं, ये क्या कराता है, राइपनिंग करवाता है, पकाता है फ्रूट्स को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जब आप कोई कच्चा फ्रूट देखते हैं आपको दिखाई देता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जब वो पक जाता है वो अपने रिस्पेक्टिव कलर्स में आ जाता है। बनाना देख लो, वो नॉर्मली आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा अगर वो ऐसे पका नहीं है तो, लेकिन राइपनिंग के बाद वो येलो हो जाता है। सेम ऑरेंजेस देख लो, सेम आपके डिफरेंट एप्पल्स वगैरह देख लो, सब ऐसे ही होते हैं। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसके अंदर जो पहली चीज इथाइलिन करवाता है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट उसे कन्वर्ट करवा देता है, कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टूडेंट्स, वो कलर कैसा देता है, ये कलर देता है ग्रीन। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये आपका डिफरेंट कलर्स दे सकता है, क्रोमा वर्ड आ गया तो कलर्स देगा, तो ये उसको कलर चेंज करवा देता है। दूसरी चीज जो हमारी राइपनिंग के टाइम पे होती है, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, मतलब स्टार्च, जो हमारी पॉलीसेक्राइड है उसका ब्रेकडाउन होना, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, मोनोसेक्राइड की फॉर्म में, मोनोसेक्राइड की फॉर्म में एंड डाइसेक्राइड की फॉर्म में। ये क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे शुगर्स होती है, जो हमारी शुगर है वो मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको कि जो हमारे मोनोसेक्राइड्स वगैरह होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो शुगर इन टेस्ट होते हैं। इसीलिए जैसे आप ग्लूकोज को देखते हो तो कैसे थोड़ा मीठा मीठा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो फ्रूट जब खाते हो वो कड़वा नहीं लगता, वो जब पक जाता है वो आपको एक अच्छा टेस्ट दे, इसीलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट फ्रूट सॉफ्टनिंग करवाता है, फ्रूट को सॉफ्ट बनाता है। फ्रूट सॉफ्टनिंग करवाता है एंड डिसअपियर करता है, डिसअपियरेंस फिनोलेक्स। ठीक है, फिनोलेक्स को वहां से हटा देता है, तो ये है जब वो राइपनिंग करवा रहा होता है। नेक्स्ट चीज जो अब हम देख रहे हैं आपके टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इसको समझते हैं क्यों हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है दो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट, जैसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, इसको समझते देखो। जो क्लाइमेट्रिक होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट जब हम जिसको कहते हैं, वो इथाइलिन की वजह से ही पकते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जो इथाइलिन मतलब उसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है उसको पकाने के लिए। सो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या बोल सकते हैं, फ्रूट्स which ripen in response of इथाइलिन। इथाइलिन के रिस्पॉन्स में वो पक रहा है। जैसे एग्जांपल अभी अभी बताए थे कुछ मैंने, जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, पपाया, ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक जिसमें इथाइलिन का यूज नहीं है, सो फ्रूट्स which ripen without इथाइलिन। और ऐसे कौन होते हैं बेटा, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे होते हैं, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, जैसे आप लेमन कह देते हो, ग्रेप्स कह देते हो, ऐसे
ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक में आ जाते हैं। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट, अभी तो हमने ये जाने। अगली चीज जो हम बोल रहे हैं, थर्ड, लीफ एपिनेस्टी। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, बहुत बार नेट एग्जाम में यूज करी गई है रिस्पॉन्स को जानने के लिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। लीफ एपिनेस्टी होता क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीचे की तरफ है सॉइल वाला एरिया, ठीक है, और यहाँ पर ये रही आपकी रूट्स, ठीक है, और ऊपर ये जा रही है आपकी स्टेम, और यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है आपकी लीफ। अब देखो ध्यान से समझना होता क्या है। अगर कोई एरिया है जहां पे बहुत सारा स्टूडेंट्स पानी भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, दैट मीन्स इसके पास वाटर बहुत ज्यादा है। जैसे वाटर की कहीं पे लॉगिंग हो गई है ना, पानी भर जाता है और उसके वहां पे जो पेड़ है, ये उसकी कंडीशन की बात हो रही है, पानी भरा हुआ है। उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि अभी याद करो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस जब आएगा इथाइलिन सिंथेसिस होगा। सो वाटर का ज्यादा होना मतलब एक स्ट्रेस होना, वाटर का स्ट्रेस होना, और स्ट्रेस में क्या प्रोड्यूस होने लग रहा है यहाँ पर, इथाइलिन। इथाइलिन हर बार स्ट्रेस में नहीं आता, इसलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी नहीं कह सकते, बट यस बहुत सारे स्ट्रेस में ये जनरेट हो जाता है। जैसे एक ये इसका काम हो गया, ये भी तभी जनरेट हुआ है, और ये क्या करता है, जैसे ही बनेगा बेटा, ये आपका ट्रेवल करके जाएगा लीव तक, क्योंकि लीफ हैप्पीनेस की बोला है, और यहाँ पे जो आपकी लीव्स होंगी ना, वो क्या ऐसी हो जाती है, नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, देखो दिख रही है, बेंड हो जाती है। सो ये जो है, ये इसी को क्या कहते हैं, लीफ बेंडिंग। लीफ बेंडिंग को ही हम क्या नाम दे रहे हैं भाई, लीफ एपिनेस्टी। लीफ एपिनेस्टी, क्लियर, ये होती है लीफ एपिनेस्टी। नेक्स्ट, और क्या करवाता है बेटा, ये आपका जो इथाइलिन है, इंड्यूस लेटरल सेल एक्सपेंशन, लेटरल साइड वाली तरफ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके यहाँ पर स्टेम प्रेजेंट थी, और यहाँ पर आपके ये डिफरेंट ऐसे इस तरीके से सेल, इनका अरेंजमेंट था, ठीक है, अरेंजमेंट था। तो ये क्या है, अरेंजमेंट था सेल्स का। वो इस अरेंजमेंट में ये लोग वर्टिकल ग्रोथ करा रहे थे, मतलब हाइट बढ़ाने वाली, लेकिन हमने क्या कहा, इसने इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया। मतलब अब जो ये सेल्स थे, ये आपके ऐसे ना होके कुछ ऐसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कुछ ऐसे, और जब ये ऐसे होंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, लेटरल ग्रोथ होगी, मोटापा बढ़ेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई होना, जिसे हम स्वेलिंग भी कहते हैं, इस केस में स्वेलिंग भी कहते हैं। क्लियर भाई, तो ये इसके कुछ पार्ट्स थे, एक बार इसे गो थ्रू करो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, वैसे हमने ट्रिपल रिस्पॉन्स लिख लिया, मैं उसको बार बार नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल हम इसका और रिस्पॉन्स देख लेते हैं। फिफ्थ, दैट इज योर नेवर राइपन म्यूटेंट ऑफ टोमेटो। देखो, मतलब कभी ना पकने वाला ऐसा म्यूटेंट बनाया गया है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है रिलेटेड टू द टोमेटो, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं तो किया क्या गया भाई, कैसे कर सकते हैं ऐसे हम उसमें इथाइलिन की ऐसे पूरे स्ट्रक्चर में किसको मॉडिफाई करें कि भाई वो मतलब आगे रिस्पॉन्स ही ना दे, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब राइपनिंग ही ना हो तो बहुत आराम से हो। जैसे अगर आप सुनते हैं कि भाई देसी टमाटर है, या फिर ये हमारे देसी नहीं है, ये मतलब आर्टिफिशियल टाइप या हमारे सिंथेटिक फॉर्म वाले टमाटर हैं, तो जब उनमें डिफरेंस देखते हो, पता है देसी वाले बहुत जल्दी पक जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी आपको खराब देखने लगेंगे, चाहे आप फ्रिज में रख लो। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, वो आप में उसमें आपको दिखेगा कि जहां देसी वाले आपको मतलब 1 वीक में 10 डेज में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाले आपको 1 मंथ तक आपके आराम से वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, उससे ज्यादा भी। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने उसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चेंजेस करे होंगे, और चेंजेस करे क्या है, जो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको थोड़ा डिले कर दो, क्योंकि अगर वो डिले होगा तभी तो राइपनिंग स्लो हो जाएगी। और राइपनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका एक इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज इथाइलिन। सो इथाइलिन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन अब इथाइलिन के प्रोडक्शन को यार सेल से रोक थोड़ी सकते हैं। पूरे फ्रूट के अंदर, पूरे जो हमारा टोमेटो है उसके अंदर अब इतने सेल से किस किस में रोकोगे? कुछ और गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करी गई? उसके रिसेप्टर के साथ। यस, सो हमने क्या किया, यहाँ पे म्यूटेट कर दिया इथाइलिन के रिसेप्टर को, इथाइलिन के रिसेप्टर को, जिसकी वजह से उसके ऊपर इथाइलिन बाइंड नहीं होगा, नो इथाइलिन बाइंडिंग। और इथाइलिन जब उस पर बाइंड नहीं कर रहा तो कोई राइपनिंग नहीं होगी, नो राइपनिंग। नो कहो और साथ में ये भी कि भाई स्लो होगी, नो का मतलब ये है कि स्लो राइपनिंग होगी। क्लियर भाई? तो ये था नेवर राइपनिंग म्यूटेंट, उसको नाम दिया गया था। अगला चीज, एपिकल हुक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ट्रिपल रिस्पॉन्स में ही लिखवा दिया था। जो हमारा इथाइलिन होता है, ये लिख देती हूं मैं फिर से, एपिकल हुक को बनवा रहा है कि एपिकल हुक बन जाए। वही हमारे पास एक फाइटोक्रोम, अगेन जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, फाइटोक्रोम होता है। और ये जो फाइटोक्रोम है स्टूडेंट्स, ये इस एपिकल हुक को बनने से रोकता है, ये इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, ये याद रखना। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जो इथाइलिन है अभी अभी हमने देखा वो हाइट की ग्रोथ तो नहीं करवा रहा, तो ऑफ कोर्स ये इनहिबिट कर रहा है स्टेम इलोंगेशन को। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये प्रमोट भी करवा रहा है स्टेम इलोंगेशन को। ऐसे कैसे हो गया भाई, कुछ में ऐसा और कुछ में ऐसा क्यों? जहां ये रोक रहा है वो होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब वो प्लांट जो कहां रह रहे हैं बच्चों, लैंड्स पे। और रोक किसके अंदर रहा है? जो आपके सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स, या फिर आप बोल सकते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उनको ये स्टेम इलोंगेशन वहां पे करवाता है और आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर रोक देता है। तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, क्या ये वहां पर, अगर ये यहाँ पर स्टेम इलोंगेशन करवा रहे हैं तो क्या खुद से ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि खुद ही मैं आ जाता हूँ और आपके अंदर इलोंगेशन करवा देता हूँ? तो आंसर होगा नहीं। ये यहाँ पर क्या करवाता है, जिबरलिन एसिड का प्रोडक्शन करवाता है। जिबरलिन एसिड प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन, वो इसको प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से स्टेम का इलोंगेशन होता है, जिसकी वजह से स्टेम का इलोंगेशन होता है। क्लियर? तो ये इसके कुछ रिस्पॉन्सेस थे। आगे, जो इथाइलिन है स्टूडेंट्स, ये आपका एडवेंटिशियस रूट्स भी प्रमोट करवाता है। सो इथाइलिन प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, एंड रूट हेयर्स। जैसे, अच्छा ये वाला काम अगर आप ध्यान करो तो किसके जैसा है, सिमिलर टू, यस, सिमिलर टू ऑक्सीन।
ऑक्सीन में याद करो मैंने बताया था वो रूट बनवाता है, तो वो रूट सेकेंडरी रूट बनवाता है, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स, ना कि वो प्राइमरी रूट्स बनवाता है। लेकिन ये भी क्या कर रहा है भाई, ये भी हमारा एडवेंटिशियस रूट्स बनवा रहा है। एक और हार्मोन है जो हम इन द फ्यूचर क्लासेस पढ़ेंगे, जिसका नाम है जस्मोनिक एसिड। इथाइलिन और जस्मोनिक एसिड दोनों हमारे, अभी जैसे मैंने अभी पीछे भी बोला कि ये स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिव हो रहा है, जैसे बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक मतलब भाई इंसेक्ट्स का आना, तो जस्मोनिक एसिड और ये मिलके ऐसे रिस्पॉन्सेस को, ऐसे स्ट्रेस को हटाते हैं या उससे प्लांट को कोप अप करने में हेल्प करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इथाइलिन and jasmonic acid involve in plant defense against पैथोजन। ठीक है, तो ये दोनों हेल्प करते हैं और ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखना। नेक्स्ट, इथाइलिन और क्या काम करवा रहा है भाई, अभी अभी हमने कहा था इथाइलिन प्रमोट कर रहा था लीफ एब्सेशन को, याद करो लीफ एब्सेशन को। और लीफ एब्सेशन को कैसे करवा रहा है भाई, बाय फॉर्मिंग एब्सेशन लेयर, एक लेयर बना के उसके ऊपर, एब्सेशन की एक लेयर बनाता है उसके ऊपर। अच्छा, ये जो एब्सेशन की स्टूडेंट्स लेयर होती है, दिस लेयर इज रिच इन पोली गैलेक्टो यूरोनेज। ठीक है, पोलीगैलेक्टो यूरोनेज से ये रिच होती है, भरी होती है, मतलब बहुत सारा पोलीगैलेक्टो ये प्रेजेंट होता है। पोली स्ट्रक्चर है, ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, विच इज रिजिड इन नेचर। और कोई स्ट्रक्चर अगर रिजिड है तो अगर वो थोड़ा भी हिलेगा डुलेगा, जैसे तभी आप देखते हो जब बहुत तेज हवा चलती है तो वही वाले पत्ते पहले गिरते हैं जो बहुत ज्यादा येलोइश हो चुके हैं या ओल्ड एज वाले हो चुके हैं, है ना, बाकियों से अलग है, वो पहले गिरते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो रिजिड है, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, आपके ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इट इज प्रोन टू ब्रेक, फटाफट से गिरने के, टूटने के वो ज्यादा पास होते हैं। क्लियर, तो ये थे कुछ और रिस्पॉन्सेज, एक बार गो थ्रू कर लिए हमने, इथाइलिन कंप्लीट कर लिया है। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे एब्सेसिक। टेक 30 सेकेंड्स ताकि आप ये कर सको। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं स्टार्ट एब्सेसिक एसिड। योर नेक्स्ट हार्मोन इज एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड, देखो जो एब्सेसिक एसिड होता है स्टूडेंट, पहले तो ये जानते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। ठीक है, क्या हुआ सबसे पहले तो कुछ इनहिबिटरी कंपाउंड्स, इनहिबिटर मतलब कुछ जो चीज को रोकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोलेट किया गया था प्लांट्स के अंदर से। ठीक है, और उसको कुछ नाम दिया गया, जैसे डोरमिन। डोरमिन, तो हम क्या बोल रहे हैं, सर्टेन इनहिबिटरी कंपाउंड्स आर आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड
फ्रॉम डोरमेंट प्लांट्स या फिर प्लांट के बेसिकली सीड्स नेम्ड एज, और उस सब्सटेंस का नाम क्या रख दिया गया? डोरमेंट। डोरमेंट क्यों रखा गया? किसी डोरमेंट स्ट्रक्चर से लिया गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनी डोरमेंट स्ट्रक्चर? डोरमेंट हम किसे कह रहे हैं? डोरमेंट मतलब वो स्ट्रक्चर जो अभी रेस्टिंग फेज में है, जो अभी किस में है? एट रेस्टिंग फेज, जिसके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो अभी रुका हुआ है, वो अभी रेस्ट कर रहा है, कुछ अभी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, वो स्ट्रक्चर डोरमेंट होते हैं। अगर मैंने डोरमेंट सीड बोला है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा, उसके अंदर सीड का जर्मिनेशन नहीं हो रहा, वो अभी आगे का प्रोसेस नहीं शो कर रहा है। सेम इसके अंदर भी क्या कहा जा रहा है बेटा? डोरमेंट सीड से हमने जो स्ट्रक्चर आइसोलेट किया उसका नाम था डोरमिन, दैट मीन्स वो डोरमिन रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर वो रेस्टिंग फेज लाने के लिए। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट चीज, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे abscessin 2 was isolated from abscission leaf। देखो इसका क्या मतलब हुआ? एक निकाला गया था डोरमिन, दूसरी जो चीज निकाली गई थी उसे हम एब्सेशन कह रहे हैं, जो किसमें हेल्प कर रहा था? एब्सेशन कराने में हेल्प कर रहा है, लीफ को गिराने में हेल्प कर रहा है। एंड व्हेन स्ट्रक्चर्स जो है ऑफ दीज टू कंपाउंड्स आर स्टडीड, जब उनके स्ट्रक्चर्स को बेटा पढ़ा गया तो वो बिल्कुल एक जैसे थे। सो वो कैसे थे बेटा? सेम इन नेचर, बिल्कुल सेम थे। अगर किसी का स्ट्रक्चर सेम है तो उनका नेचर भी तो सेम ही होगा, दैट मीन्स जो एब्सेशन और डोरमिन है वो नियरली सेम थे। और उसी के बाद क्या देखने को मिला? जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो नेम हुआ है बिकॉज ऑफ एब्सेशन मॉलिक्यूल, इसकी वजह से उसका नाम रखा गया है। हालांकि इसका मेन काम एब्सेशन कराना था तो नहीं, लेकिन इसका नाम रख दिया गया। इसका मेन काम, अगर हम एब्सेसिक एसिड की बात करते हैं बच्चों, इसका जो मैं अगर पूछूं मेन काम क्या है, मेन वर्क, इसका मेन काम है सीड की डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी, अभी अभी जैसे मैंने आपको बार बार ये चीज बोली है कि ऑक्सीन के अंदर जैसे एपिकल डोमिनेंस लाना एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट, जिबरेलिन एसिड के अंदर सीड जर्मिनेशन, स्टेम इलोंगेशन हम बोल सकते हैं, बाकी करवा रहे हैं लेकिन ये उनको अलग बना रहे हैं बाकियों से। इथाइलिन के अंदर ट्रिपल रिस्पॉन्स, लीफ एपिनेस्टी, एपिकल हुक, ये कुछ वर्ड्स आ गए। वैसे ही आपके साइटोकाइनिन के अंदर था, वो सेल डिवीजन और सेनेसेंस को रोकने में हेल्प कर रहा था, और इसका काम है बेटा सीड के अंदर डोरमेंसी लाना। ये पॉइंट बस याद रखना, ठीक है? इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं इसका नाम बहुत गलत तरीके से रखा गया है, एब्सेसिक एसिड होना नहीं चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि इसका मेन काम तो डोरमेंसी था। यहां से नाम लेना चाहिए था, इन्होंने यहां से इसका नाम लिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन होता कहां पर है, प्रोडक्शन साइट कहां पर है, या सिंथेसिस साइट कहां पर है। देखो ये सिंथेसाइज होता है इन वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यू ऑफ योर लीव्स, फ्रूट्स में भी होता है इसका साथ साथ, एंड योर रूट कैप, रूट कैप में भी इसका सिंथेसिस देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम एब्सेसिक एसिड, शॉर्ट में एबीए कहते हैं, एब्सेसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं भाई? ऑल्सो नोन एज योर स्ट्रेस हार्मोन। देख रहे हो, हमने इथाइलिन में भी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप स्ट्रेस हार्मोन से किसी को जस्टिफाई कर सकते हो वो है आपका एब्सेसिक एसिड। क्लियर? अगर आप इसी में ध्यान से देखोगे तो आपको, आपने यहाँ पे वर्ड लिखा है कि वेस्कुलर टिश्यू में इसका और है, हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म जाइलम फ्लोएम। तो अगर मैं कोई पूछ रहा है कि इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है, तो ट्रांसपोर्ट यूजिंग जाइलम
जाइलम को भी यूज करता है एंड फ्लोएम, दोनों को यूज करके इसका ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ये आपका वैसे तो रोकने के ही काम कर रहा है, तो इट इज योर नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ का इनहिबिटर ही है, इसलिए ये याद करो मैंने नेगेटिव प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में इसका नाम लिखवाया था, क्योंकि ये रोक रहा है, कुछ चीजें ऐसी कर रहा है जिससे प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाए। एक बार गो थ्रू करो। चलो नेक्स्ट, ये हमने कुछ डिस्कवरी कुछ पॉइंट्स लिखे, अब हम थोड़ा सा जानते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन द सेंस हमें कुछ ड्रॉ नहीं समझना, मतलब कुछ और चीजें समझनी है, कैसे बना है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल किससे था एंड ऑल। तो अगर मैं बात करूं बेटा, इट इज प्रेजेंट इन ऑल वेस्क्यूलर प्लांट्स, सभी वेस्क्यूलर प्लांट्स के अंदर इसका सिंथेसिस आपको देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट, क्यों 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 सब में ही क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस से बचाएगा प्लांट्स को, इसलिए इसका सभी प्लांट्स में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी फंगल स्पीशीज है, वो भी इसको ग्रो अपने अंदर प्रोड्यूस करती हैं, तो सेवरल फंगल स्पीशीज ऑल्सो प्रोड्यूस एब्सिसिक एसिड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो प्रोड्यूस करती हैं लेकिन एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह, नॉट प्राइमरी। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, मतलब अगर वो नहीं होगा तो प्लांट या फिर ह्यूमंस जो भी है जिसके अंदर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लिविंग नहीं रह पाएंगे, वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनके सर्वाइवल को बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी वो होते हैं जो नहीं भी मिले तो भी चल जाएगा, जो नहीं भी मिल रहा है तो भी काम चल रहा है, तो इनमें इसलिए ये डिफरेंस होता है। अगर इससे कि हमने क्या कहा भाई, सेवरल फंजाई अगर इसे प्रोड्यूस कर भी रही है तो वो एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है फंगस को, फिर भी प्रोड्यूस कर रही है ताकि उसकी ग्रोथ और बेटर हो जाए, शायद वो फंगस को स्ट्रेस कंडीशन से बचा रहा होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट, पूरे प्लांट में अगर कहीं पर भी अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वहां वहां पर आपको एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। सो इन प्लांट्स हैविंग, या फिर इन प्लांट्स सेल्स हैविंग amyloplast and chloroplast helps, या फिर chloroplast प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, प्रोड्यूस एब्सिसिक एसिड, उनके अंदर एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है इट इज 15 कार्बन कंपाउंड, 15 कार्बन का कंपाउंड होता है, 15 कार्बन कंपाउंड होता है, एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरली सिमिलर है टू टर्मिनल पार्ट ऑफ कैरोटीनॉइड्स। देखो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज करे हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, ये आपको याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड एक 15 कार्बन का कंपाउंड है, जैसे जिबरलिन 19 से 20 कार्बन का कंपाउंड है, साइटोकाइनिन 5 कार्बन का था, आपका इथाइलिन तो अमीनो एसिड से बना हुआ था तो उसमें नहीं, लेकिन ये 15 कार्बन का है, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है कुछ कैरोटीनॉइड जैसा है, अगेन ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जब हम करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड के कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट, जो एब्सिसिक एसिड होता है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लास सिस्कीटर्पीन। सिस्कीटर्पीन जो वर्ड है बेटा, ये अगेन देखो टर्पीन वर्ड आया ना,
याद करो, जिबर्लिन एसिड डाइटरपीन, दिस टर्पीन इज नथिंग बट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो आई नो थोड़े से नाम ऊपर नीचे लग रहे होंगे, लेकिन ये नाम बेटा जब आप पढ़ोगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द क्लास सिस्टीटर्पीन विच इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड योर 15 कार्बन स्ट्रक्चर। क्लियर, 15 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, जो एबीए होता है बेटा, इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो इसकी भी अलग अलग फॉर्म हो सकती है। कौन कौन सी फॉर्म? जैसे सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। सिस एंड ट्रांस। अच्छा देखो, सिस और ट्रांस जब भी वर्ड आते हैं तब होती है, ये बनती है तब है जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हो। तो यहाँ पर जो कार्बन नंबर आपका 2 होता है और कार्बन नंबर 3 होता है ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलिए एक बार इसे गो थ्रू करिए। चलिए, अच्छा हमने यहाँ पे सिस और ट्रांस तो किया, अब इनमें से एक्टिव फॉर्म कौन सी? क्योंकि क्वेश्चन तो उससे भी आता है। हमने कहीं कहीं पे पढ़ा है कि भाई ट्रांसफॉर्म ज्यादा एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर जो सिस फॉर्म है ये कैसी होती है स्टूडेंट्स? एक्टिव होती है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड एक्टिव, मोस्ट कॉमन एंड एक्टिव सिस होती है। नेक्स्ट, कुछ इसके हम थोड़े से रोल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके काम क्या क्या है। जैसे सबसे पहला तो हमने कहा भाई ये डोरमेंसी लगा के रखता है। फर्स्ट इज सीड की डोरमेंसी प्रमोट करता है, प्रमोट करता है, ठीक है ना। दूसरा, स्टॉप करता है या इनहिबिट करता है सीड के जर्मिनेशन को, उसके प्रोडक्शन को, जर्मिनेशन को ये रोकता है। तीसरा काम, ये स्टोमेटल क्लोजर को प्रमोट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंट को याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। क्लियर। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं इसका बायोसिंथेसिस। चलो देखो, अगर कभी आपका ऑक्सीन बना है, ठीक है, मैंने कहा एब्सिसिक एसिड, सॉरी ऑक्सीन कह दिया, एब्सिसिक एसिड, जब वो आपका फॉर्म हुआ है, फ्री है, तो वो साइटोसोल में आराम से रह सकता है। लेकिन अगर उसे स्टोर होना है कहीं पे, मुझे जाके स्टोर होना है, तो वो वैक्यूल में स्टोर हो सकता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो सकता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट, सो इसका जो बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है आपका? प्लास्टिड, प्लास्टिड बोले तो क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है भाई? पायरुवेट। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर आपका? ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, कहीं कहीं पे आपको इसकी जगह 3 PGA लिखा भी मिल सकता है। ठीक है, और ये वर्ड आप क्लियर कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होती है और यहाँ पर बनाती है आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट।
आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट या फिर पायरोफॉस्फेट, आईपीपी। अगेन स्टार्टिंग देखो इसी से होगी, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट है, ट्रिपीन है, तो ट्रिपीन वहां पे भी था, वो यहाँ पर भी आएगा, आईपीपी ये बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज योर बीटा कैरोटीन। तभी इसके नाम में पीछे हमने क्या देखा था, कैरोटीनॉइड अभी देखा था ना। सो यस, इसके बाद बनता है बीटा कैरोटीन। फिर आपका बन जाता है यहाँ पर जियाजेंथीन। ये आपके बेटा 40 कार्बन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, 40 कार्बन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद जो आपका स्ट्रक्चर बनता है जियाजेंथीन एंड दिस ट्रांस वायोलाजेंथीन। ट्रांस वायोलाजेंथीन अगेन कार्बन 40 कार्बन का होता है, और ट्रांस के बाद नाम आता है सिस वायोलाजेंथीन, और सिस में मतलब वायोला नहीं, नियोजेंथीन। इसके बाद ये वहां से ट्रेवल करके बच्चों बाहर आता है साइटोसोल में, ठीक है, साइटोसोल में आता है, बाहर आया और बाहर यहाँ पे कन्वर्ट होता है ज़ैंथोक्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ज़ैंथोक्सिन। ठीक है, ये हमने ज़ैंथीन बना दिया, ज़ैंथोक्सिन, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है ABA के एल्डेहाइड में, और लास्ट में बन जाता है आपका एब्सिसिक एसिड। ये है 15 कार्बन का, है ना। तो मैम ये तो 40 कार्बन के थे, ये भी कितने का कार्बन का बना बच्चों, ये बना है 15 कार्बन का, और ये भी कितने का है, 15 कार्बन का। मतलब इसमें से 25 कार्बन अलग हो गए। यस, यहाँ पर आप लिख लेना कार्बन 25, 25 कार्बन कैसे हो गए बेटा, बाय प्रोडक्ट में निकल गए, साइड प्रोडक्ट में वो निकल गए, जिसका कोई यूज नहीं। अच्छा, ये जो इसका स्टेप होता है, मैं यहां लिख देती हूँ कि जो सिस नियोजेंथीन से कन्वर्ट होके ज़ैंथोक्सिन का जो स्टेप है, इस स्टेप को हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, मतलब इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप, बात समझ आई भाई। तो ये हमारे यहाँ पे पूरा बायोसिंथेसिस है, एक बार गो थ्रू करो, टेक 30 सेकेंड्स और गो थ्रू करो। चलो, तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, कुछ इनएक्टिव फॉर्म्स को देख रहे हैं। किसकी, एब्सिसिक एसिड की। जैसे आपने नाम सुना होगा, फेजिक एसिड इज योर इनएक्टिव फॉर्म, या फिर आप कभी एब्सिसिक एसिड के साथ शुगर को अटैच कर देते हैं तो वो भी कैसी फॉर्म हो जाती है, आपकी इनएक्टिव फॉर्म। होता क्या है, जैसे ये है आपका एब्सिसिक एसिड जो है एक्टिव, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें भाई, फेजिक एसिड में, वो कैसा है, इनएक्टिव, ठीक है। और इस टाइम पे जो यहाँ पर यूज हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहां से कन्वर्ट होके किस में जाता है, डाई हाइड्रो फेजिक एसिड में, ठीक है, डाईहाइड्रोफेजिक एसिड में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रो वर्ड आया ना, ऑक्सीडेशन हुआ है फेजिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड अपनी इनएक्टिव फॉर्म्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर भाई। नेक्स्ट,
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सा देख लेते हैं इसकी सिग्नलिंग के बारे में, एब्सिसिक एसिड की सिग्नलिंग। और सिग्नलिंग से पहले जो उसके अंदर हमें कंपोनेंट्स को यूज करना है, हम एक बार उसको जानते हैं। जैसे सबसे पहली बात कर रहे हैं हम रिसेप्टर की। रिसेप्टर जो हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज योर PYR1। ठीक है, ये हम यहाँ पर रिसेप्टर यूज करने वाले हैं, PIR1। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड चीज जो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज योर PP2C। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन फोस्फेटेज टाइप 2C। थर्ड SNRK2, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसका फुल फॉर्म क्या है? SNF1 रिलेटेड काइनेज 2। ठीक है, अगला आ जाता है ABF। ठीक है, ABF दैट इज योर ABRE बाइंडिंग फैक्टर। अभी मैं सिग्नलिंग कराऊंगी तो आपको दिख जाएगा। और वैसे ही आपका है ABRE, क्या है फिर? दैट इज योर ABA रिस्पॉन्स एलिमेंट। ABA का रिस्पॉन्स एलिमेंट देखो, जो यहाँ पर ये है SNRK2, ये SNRK2 क्या करता है? ये आपका पोटेशियम पंप जो होता है उसको इनहिबिट करता है, उसका इनहिबिशन करता है, इनहिबिशन करता है। अच्छा, क्यों करता है? ताकि स्टोमेटा क्लोज हो जाए। तभी तो याद करो, अभी अभी हमने बोला कि वो प्रमोट करता है स्टोमेटल क्लोजर को, तो ऐसे करता है। उसके अंदर एक SNR की कंपोनेंट है, वो क्या करता है? पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देता है इन द स्टोमेटा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाता है स्टूडेंट? क्लोज हो जाता है। और यही है जो मेन सिग्नल के लिए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी हमें एब्सिसिक एसिड से रिस्पॉन्स चाहिए वो आ सकते हैं। जैसे सिग्नलिंग की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये एरिया है साइटोसोल, सेल का साइटोसोल है। और ये रहा आपका सेल, ये रहा सेल साइटोसोल। ठीक है, तो इसके अंदर कौन एंट्री ले रहा है बाहर से? एब्सिसिक एसिड। यहां पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, PYR1, और जिसके ऊपर क्या आके बाइंड कर चुका है? एब्सिसिक एसिड। ये इस पे जैसी बाइंड होगा भाई ये एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव होके यहां पर किसी को इनहिबिट करेगा। किसको इनहिबिट करेगा? PP2C को, इसको इनहिबिट करेगा। इसको इनहिबिट किया तो इसने जिसको इनहिबिट किया हुआ था वो नहीं इनहिबिट होगा। देखो ध्यान से समझो, हमने कहा कि जो आपका PP2C था इसने इनहिबिट कर रखा था SNK2 को। ठीक है, इसने किसको इनहिबिट कर रखा था बच्चों? SNRK2 को इसने इनहिबिट कर रखा था। ठीक है, ये नेचुरली ऐसे करके रखता है। लेकिन जब एब्सिसिक एसिड आया उसने अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया और जाके इनहिबिट कर दिया इसको। अगर यही चीज आपकी इनहिबिट हो गई तो क्या ये इनहिबिट हो पाएगी? आंसर है अब नहीं हो पाएगी। सो ये हुआ तो आप क्या बोल सकते हैं, जो हमारा SNRK2 है वो क्या हो गया बच्चों? फ्री हो गया, फ्री एंड एक्टिव हो गया। अच्छा, यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? वही DNA। DNA के ऊपर एक साइट होती है, जैसे हम बोलते हैं, एक ऑलरेडी साइट है एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स एलिमेंट।
मतलब जो इसका रिस्पॉन्स एलिमेंट है, दिस वन एब्सिसिक एसिड का रिस्पॉन्स एलिमेंट ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और इस SNRK के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था बेटा आपका ABF। तो जैसे ये हुआ, ये SNRK दो काम कर सकता है, एक तो इस ABF को यहाँ पे भेज दिया, क्यों भेज दिया, ताकि इससे क्या आ सके, रिस्पॉन्स आ सके। रिस्पॉन्स बोले तो जो भी एब्सिसिक एसिड काम कर सकता है वो कर सके। दूसरा दूसरा ये क्या कर रहा है भाई, अभी अभी बताया था, पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर सकता है, ताकि क्या हो सके, स्टोमेटा क्लोज हो सके, स्टोमेटा क्लोज हो सके। तो ये इसका काम था, ये इसकी सिग्नलिंग थी, किसकी भाई, एब्सिसिक एसिड। एक बार देख लो इसे ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसके क्या देख रहे हैं भाई, रिस्पॉन्सेस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, रिस्पॉन्स ऑफ एब्सिसिक एसिड। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सीड की डोरमेंसी। सीड की डोरमेंसी, अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन ले रहे हैं कि यहां से यहां तक मैंने क्या किया है, जिबरलिन एसिड को बढ़ाया है, या फिर पहले ऐसे लिखो, जिबरलिन एसिड को कम रखा है और एब्सिसिक एसिड की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया है। और उसके बाद मैंने जिबरलिन एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी है और एब्सिसिक एसिड की कंसेंट्रेशन कम कर दी है। तो हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं कि सीड जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, सीड की जर्मिनेशन बढ़ रही है या घट रही है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, सीड की जर्मिनेशन। सीड की जर्मिनेशन जब तक जिबरलिन एसिड कम है और एब्सिसिक एसिड ज्यादा है वो कम रहेगी, उसके बाद सीड का जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जिबरलिन एसिड ज्यादा है। सी जिबरलिन एसिड क्या करता है भाई, ये सीड का जर्मिनेशन करवाता है। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इधर की तरफ बात करूं, जब एब्सिसिक एसिड ज्यादा है तो क्या करता है भाई, सीड की डोरमेंसी, सीड की डोरमेंसी। अच्छा, ये डोरमेंसी ला कैसे रहा है, जर्मिनेशन रोक कर। और जर्मिनेशन रोका कैसे है, याद करो अभी अभी बताया था कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड है ये इनहिबिट कर सकता है, ये इनहिबिट कर सकता है किसको भाई, सीड जर्मिनेशन को, by inhibiting GAM-YB gene and GAM-YB gene and alpha amylase gene। याद आया कुछ, यस याद आया कुछ, यही तो अभी पढ़ के आए थे हम जिबरलिन एसिड के केस में कि भाई गैम वाई जीन और ये, तो उसमें मैंने बताया था कि जो एब्सिसिक एसिड है वो कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे को रोक देता है, तभी तो सीड की डोरमेंसी आ जाएगी। गैम वाई जी मतलब ये क्या कर सकता है बेटा, हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन इसका दो तरीके से हो सकता है, या तो ये डायरेक्ट तरीके से इनहिबिट कर दे या ये इनडायरेक्ट तरीके से इनहिबिट कर दे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ये कर सकता है। कब बोलते हैं डायरेक्ट, अगर ये अल्फा अमाइलेज जीन को रोकता है, अल्फा अमाइलेज के जीन को रोकता है तो डायरेक्ट। अगर ये यहाँ पर इनहिबिट कर रहा है गैम वाई बी जीन को तो हम कह देते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये इसका पॉइंट था। अगली चीज, जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या करवाता है बेटा, ये हेल्प करता है प्लांट की इन अंडर स्ट्रेस कंडीशंस और बेसिकली वाटर स्ट्रेस।
अब देखो वाटर स्ट्रेस का मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं कहूं पानी की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है तो भी तो स्ट्रेस ही है, या मैं कह दूं वाटर की कंसेंट्रेशन काफी कम है तो भी स्ट्रेस है। अच्छा समझो, अगर मैंने कहा पानी पहले से ही बहुत ज्यादा है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा, क्या वो रूट ग्रो करेगा या स्टेम ग्रो करेगा? तो हम बोलेंगे भाई उस कंडीशन में रूट की क्या जरूरत है, तो स्टेम ज्यादा ग्रो होगी एंड जो हमारा रूट होता है उसकी ग्रोथ कम होगी। लेकिन जब पानी कम है तो रूट को पानी की तलाश के लिए बहुत डीप तक जाना पड़ेगा, उसको नीचे नीचे तक ढूंढना पड़ेगा कि पानी कहीं मिल जाए। तो यहाँ पे इस केस में बेटा रूट ज्यादा ग्रो करेगा, रूट ज्यादा ग्रो करेगा, और जो हमारा शूट होता है, जो हमारा स्टेम होता है, वो हमारा ग्रो लेस करेगा, वो हमारा कम ग्रो करेगा। होपफुली ये दोनों रिस्पॉन्स क्लियर है कि ये सीड डोरमेंसी लेकर आ रहा है और ऐसे भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और यहीं पे लिख देती हूं मैं, थर्ड, कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को। सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज, तो ये उसको बुढ़ापे को प्रमोट कर रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, किसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना? इथाइलिन के बिना। मतलब इथाइलिन अपनी तरीके से सेनेसेंस कराता है, तो ये अपने तरीके से, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिस्पॉन्स हम इसका अगर बोले, क्योंकि और तो स्टार्टिंग में हमने देख लिए थे, ये है इसका लास्ट, दैट इज ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है स्टूडेंट्स, इनहिबिट करता है विविपैरिटी, विविपैरी, ठीक है, एंड प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को। टर्म समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय विविपैरिटी एंड विविपैरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो पहले प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, वो जर्मिनेशन व्हेन नो रेस्टिंग स्टेज, नो रेस्टिंग स्टेज प्रेजेंट, दैट इज नो डोरमेंसी। जब किसी सीड की उसमें जब ग्रोथ वो कर रहा है और कोई डोरमेंसी फेज ना है, आपने आज सीड निकाला, लगाया और वो ग्रो करने लगे, कोई डोरमेंसी नहीं है, उस टाइप की जर्मिनेशन को हम प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कह रहे हैं। और हमने क्या कहा, एब्सिसिक एसिड इसको इनहिबिट कर रहा है कि ऐसा नहीं करना, यू हैव टू डू सम डोरमेंसी पीरियड आपका होना चाहिए, चाहे एक दिन हो, 1 वीक हो, किसी का 1 मंथ 2 मंथ भी हो सकता है, सो वो करवाता है ना। विविपैरी को भी रोकना, अब देखो विविपैरिस एनिमल्स कौन होते हैं, जो एक बेबी को बर्थ करते हैं और उनके पास प्लेसेंटा होती है, तो वो जो बेबी है अपनी मदर के वूम में, मतलब अपनी मदर के साथ एक तरीके से अटैच्ड रहता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इट इज एबनॉर्मल कंडीशन। ये आपकी कुछ एबनॉर्मल या स्पेशल कंडीशन आप बोल सकते हैं, एबनॉर्मल की प्लेस पे स्पेशल भी कह दो इसका नाम। ठीक है, जिस टाइम पे क्या होता है, एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है सीड से बाय ब्रेकिंग सीड कोट, ठीक है, उसको ब्रेक करके निकल रहा है, एंड या फिर ऐसे लिख लो, वाइल रिमेनिंग अटैच्ड विद, और खुद से अटैच्ड है, अभी भी ग्रो कर रहा है, और देख लो एम्ब्रियो अटैच्ड है विद पेरेंट प्लांट के साथ, वरना तो सीड अलग, वो अलग ग्रो कर रहा है, प्लांट मेन अलग ग्रो कर रहा था, लेकिन ये वहीं पे उसके साथ अटैच्ड है, तो इसलिए इसको विविपैरी कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई ये इसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, विविपैरी को इनहिबिट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, दैट इज योर फुस्का जीन, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है, फुस्का 3 जीन होता है, 3 जीन, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है विविपैरी को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं फिर क्या हो रहा होगा, इसको प्रमोट कर रहा होगा एब्सिसिक एसिड कि भाई रोको उस चीज को। ठीक है, और फुस्का 3 जीन जो होता है बेटा, ऑल प्लांट्स में ये देखने को मिलता है, ऑल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? सो अभी तक हमने काफी सारे हॉर्मोन्स को देख लिया है, 5 हॉर्मोन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब आपको क्या करनी है, इनकी रिवीजन करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं। सो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।